खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं से रहेगा और इस क्लास का पहला भाग दे दिया गया है। 3 भागों में ये है क्लास है। आज दूसरा भाग है, याद रखिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, ये जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस के अनुसार जो है ये 5वें यूनिट की क्लास चल रही है। यहाँ ये क्लास चल रही है भारतीय इतिहास और भूगोल से। बताया गया था ये सेक्शन थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको शुरू किया गया था। ये पहला सेक्शन है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आपके एग्जाम का सिलेबस है, आपका सालभर पेपर है, इस एग्जाम से संबंधित अन्य भी जो परीक्षाएं होती हैं उसके सालभर पेपर को गहराई से पढ़ने के बाद इस क्लास को बनाया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है। शुरू करते हैं क्लास। ये देखिएगा, इसमें ये टेलीग्राम ग्रुप है, डेली फ्री में टेस्ट होता है। जो लोग कोर्स को परचेस किए हैं उनके लिए भी, जो नहीं किए उनके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। लगभग 8 बजे सुबह क्वेश्चन दिए जाते हैं और सभी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आपको इसमें ज्वाइन करके टेस्ट निःशुल्क देना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, जो चाहे जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास आज का। आप जानते होंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हुआ था और गुरु नानक की मृत्यु करतार में हुआ था। आप जानते होंगे सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु के बाद जो है नेता बनते हैं। जैसे बंद बहादुर नेता हुए थे जिनकी हत्या फर्रुख खरसिया ने कर दिया था। और जो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से पूछे जाते हैं वो बिल्कुल नोट कर दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के बचपन का नाम लहना था, याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि के जनक थे और भारत में लंगर व्यवस्था का प्रचलन गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर की स्थापना किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। सिख धर्म में 10वें ग्रंथ के रचयिता खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना और मृत्यु नांदेड़ में हुआ था। कहने का मतलब है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। मृत्यु कहाँ हुआ था? नांदेड़ में हुआ था। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और 10वें ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था। चंडी दरबार की रचना किया था। सिखों के 10वें गुरु के जो पुत्र थे उनके भी दोनों पुत्रों की हत्या हो गई थी। सिखों को आप जानते होंगे 5 चीज लेके चलना अनिवार्य होता है। केस, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाल और जो है ये 5 चीजें लेके इनको चलना रहता है। ठीक है, आइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। इन्होंने 1893 में शिकागो में अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन पर शून्य पर भाषण दिए थे। याद रखिएगा, शून्यवाद के जनक नागार्जुन है और नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र नाम पुस्तक में लिखा था। लेकिन शून्य पे भाषण जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिया था, 1893 में दिया था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था, लेकिन राजस्थान के महाराजा खेतड़ी ने इनको जो उपाधि दे दिया, स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया और इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद नरेंद्र से हो गया। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। 1827 में किया था, वेल्लूर में किया था, कर्नाटक में किया, वेल्लूर कलकत्ता में किया था, पश्चिम बंगाल में किया था। यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आदि शंकराचार्य का जन्म ग्राम कलादी केरल में हुआ था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली जिला एटा में अबकासगंज में पड़ता है हुआ था। कब हुआ था? 1253 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, अमीर खुसरो में भारत की आवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत की आवाज उर्दू में तुतिया हिंद, तोता हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अमीर खुसरो की उपाधि तोता हिंद या तुतिया हिंद थी। इनको सितार, गिटार, तबला, मुखरी, खड़ी बोली के जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। दिल्ली दूर अस्थि कथन निजामुद्दीन औलिया का है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं, परंतु आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आप याद रखिएगा, खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। भारत में बाजार व्यवस्था किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। उसके दरबारी कवि थे। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था।
इन्हें तूतिया हिंद या भारत की आवाज के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1253 में पटियाली गांव, एटा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां हुआ था। अब जो है पटियाली गांव कासगंज जिला में चला गया है। और इन्होंने कई पुस्तकें लिखा। इन्होंने पुस्तक लिखा तुगलकनामा, आशिक, मतला उर अनवर, नूर ए सिपह नामक पुस्तक लिखा था, याद रखिएगा। और ये खड़ी बोली, तबला, सितार जो है, मुकरी आदि के जनक है, ठीक है। और भारत में याद रखिएगा ये प्रश्न ज्यादा आता है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे, ठीक है। और ये ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, निःशुल्क इसमें टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप में। और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर निकाला गया है, इसके विषय में 1 मिनट बताना चाहूंगा। ये जीएस पेपर का कंप्लीट टेस्ट पेपर है। इसमें आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, उसी टेस्ट पे फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। यानी एक ही चीज को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि डेली रात को इसमें 9 बजे टेस्ट होता है, आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक के सालवार पेपर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स पीडीएफ कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इस टेस्ट की वैलिडिटी रहेगी। ऑर्गेनाइज क्लास है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में सभी वीडियो पीडीएफ टेस्ट आपको उसके अंदर मिलेगा। टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट अभी 1999 है, लेकिन अभी ये लगभग 1299 1306 रुपए में लगभग ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये पुस्तक निकाली गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 200 मात्र 49 रुपए की पुस्तक है, याद रखिएगा। और बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। इसमें कुल 50 चैप्टर हैं और एक चैप्टर में 30 प्रश्न है। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है, यानी पूरा 6 यूनिट इसमें कवर किया गया है। और साथ में ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जीएस के लिए चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, या ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस नंबर पे आप चाहे तो फॉर बुक या फॉर टेस्ट लिखकर लिंक आसानी से मंगा सकते हैं और आप परचेज कर सकते हैं। जैसे इस बुक के लिए अगर हम आपसे बात करें तो ये सिलेबस के अनुसार बिल्कुल 50 चैप्टर इसमें से बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं 50 चैप्टर यही सिलेबस में बिल्कुल है। और हर चैप्टर में समझ लीजिए 30-30 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ किसी भी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें जीएस पूछा जाता है, इस पुस्तक को 2-3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। यदि इस पुस्तक को दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है। और मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम देने से पहले जिसमें जीएस पूछा जाता है, इस पुस्तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही आपको जो है एग्जाम में बैठना चाहिए। ये स्कोर आपके बढ़ाएगा। बिल्कुल कई महीनों से तैयार किया गया है इस पुस्तक को। इसकी खासियत यह है कि प्रश्नों के नीचे ही आंसर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और सभी सेक्शन के अलग अलग महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्लासेस में आगे। रानी दिद्दा के विषय में पूछेगा। रानी दिद्दा कश्मीर के लोहार वंश की शासिका थी। आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है? कश्मीर की शासिका रानी दिद्दा किस वंश की शासिका थी? तो लोहार वंश की शासिका थी, ये आप याद रखेंगे। रानी सुगंधा कश्मीर में उत्पल वंश की शासिका थी, वंश अक्सर पूछा जाता है। उर्दमा देवी जो है काकती वंश की शासिका थी, याद रखिएगा। ये भी बताया गया था इसके पहले क्लास में, एक भारत की प्रथम शासिका नागनिका थी, याद रखिएगा। सातवाहन वंश की सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। सातकर्णी प्रथम की कम उम्र में मृत्यु हो गई, उसके बाद उसकी पत्नी नागनिका ने शासन किया था। और उसने जो है शासन करते हुए कई लेख लिखे और उसमें विस्तृत वर्णन इसमें दिया गया है। वैसे अगर पूछा जाए भारत में सल्तनत काल में जो है प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा। 1236 से 1240 तक, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछे भारत की प्रथम महिला शासिका तो नागनिका लगाइएगा। अगर पूछे कि सल्तनत काल की, दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका कौन होंगी, तो क्या आप लगाएंगे? आप जो है रजिया सुल्तान लगाइएगा। बाकी सीधे ये पूछता है रानी दिद्दा, रानी सुगंधा, उद्दमा देवी किस वंश की संबंधित थे, तो ये वंश आपको लिखवा दिया है, आप देख सकते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल ओबादीन को कहा जाता है। और सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और कश्मीर का अकबर जैनुल ओबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का इतिहास याद रखिएगा, बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक है। कश्मीर का इतिहास राजा जय सिंह, याद रखिएगा, राजा जय सिंह के दरबारी कवि कल्हड़ ने रास्तरंगड़ी नाम से 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में लिखा। प्रश्न कैसे आएगा? कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा है, तो रास्तरंगड़ी में लिखा है। किस राजा के किसने लिखा, तो कल्हड़ ने लिखा। कल्हड़ किस राजा के दरबारी कवि थे, तो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। एक बार जीआईसी में भी पूछा हुआ था किस वर्ष ये लिखा गया था, तो 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में ये किताब लिखा गया था, ठीक है। बल्कि इनके कल्हड़ के बाद भी इनके वंशों ने इस किताब को और आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्का थे, जिनकी राजधानी हम्पी कर्नाटक में है। फिर से आप देखेंगे
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, जिनकी राजधानी हम्पी। हम्पी पूछा हुआ सीधे कहाँ है, तो कर्नाटक में, ऐसे ही पूछा हुआ था। उस समय विजयनगर जो सबसे सुंदर राज्य था, और जो इतिहासकार आया करते थे विजयनगर सुंदरता के विषय में अपने कथन के माध्यम से कहा करते थे। कीर्ति स्तंभ याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने चित्तौड़ में बनवाया था, आप याद रखेंगे। चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की राजधानी है। आप जानते होंगे विश्व और भारत का सबसे पुराना पर्वत का नाम क्या है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत रायसीना हिल्स दिल्ली से वहां से स्टार्ट होता है और कच्छ की खाड़ी में समाप्त होता है। यानी राजस्थान को लगभग ये अरावली पर्वत 2 बराबर भागों में बांटता है, और जो पूर्वी भाग है उसे मेवाड़ कहते हैं, जहां कृषि होता है, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। जो पश्चिमी भाग है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है उसे मारवाड़ कहते हैं, और बालू वाला क्षेत्र वही होता है। ठीक है, बजरंगी भाईजान जो मूवी आप देखे होंगे तो उसमें जो बालू वाला क्षेत्र होता है वो मारवाड़ क्षेत्र का ही रहता है, और थार रेगिस्तान जो कह सकते हैं शुद्ध रूप से मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। आप नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान को विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़, और मेवाड़ की राजधानी क्या आपने लिखा था, चित्तौड़। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू है। ठीक है, उत्तर भारत की मंदिर शैली नागर शैली याद रखेंगे। ऐसे आप देखिए एक चित्र बना दे रहे हैं भारत का, और इस भारत के नक्शे देखिए, बहुत डीपली आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा जीएस, एकदम आईएएस पीसीएस की तरह सिविल की तरह आप जीएस मत तैयार करिएगा। आप सालों उठाइए देखिए, बहुत लाइटली हल्का पूछा हुआ है, और जैसे बताया जा रहा है कोशिश किया जा रहा है उसी लेवल का ही आपके एग्जाम में। जैसे मान लीजिए भारत की मंदिरों की अगर चर्चा करें तो इस भारत के मंदिर को हम 3 भागों में समझने के लिए बताते हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। अगर आपसे पूछे पहला भाग कहाँ है, तो पहला भाग इधर दक्षिण में है, तो द से दक्षिण और द से द्रविड़, यानी दक्षिण भारत में मंदिर की जो शैली थी क्या थी, द्रविड़ शैली। ठीक है, और ये दूसरे बीच वाला भाग कौन सा है, बीच वाला ये है, यानी बीच वाला है ये बेसर शैली में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कौन सा है, श्रीनगर का है, जम्मू कश्मीर में। ऊपर वाला क्या है, नागर शैली। ठीक है, यानी भारत के मंदिर को जो बनने की शैली थी, उत्तर भारत में क्या था, मैक्सिमम नागर शैली में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, और बीच में कैसा, बेसर शैली में था। उसी चीज को यहाँ लिखा गया, आप देख सकते हैं, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, और बीच के मंदिर जो बीच में उसके मंदिर जो है बेसर शैली में थे। आप याद रखिएगा, सीधे सीधे से पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर आपके एग्जाम में पूछे, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, याद रखिएगा, और ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। यानी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। पहले इसका नाम कंपूचिया था, और नाम क्या था, अंकोर वाट का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर की बात किया जाए, अक्षरधाम मंदिर, ये नई दिल्ली में है, नारायण स्वामी का मंदिर है। और याद रखिएगा अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है, वो नहीं बड़ा है, दिल्ली वाला अक्षरधाम का मंदिर जो है ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है। ठीक है, और उसके बाद विश्व का सबसे धनी मंदिर पूछा जाए, धनी मंदिर की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। वैसे यहाँ इस प्रश्न को देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मंदिर अगर बात किया जाए तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो रंगपुर का मंदिर है, उसमें क्षेत्रफल उसकी बाउंड्री बहुत लंबी चौड़ी है, तो वो नहीं बल्कि यही पूछा जाता है, अक्षरधाम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग मंदिर गए हैं ये अक्षरधाम का मंदिर देखने। बृहदेश्वर मंदिर की विषय में चर्चा करें, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, और ये कहाँ तक, तमिलनाडु में। इसे राज चोल ने बनवाया था। उसके बाद देखिएगा गंग चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल ने बनवाया था, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आप देखेंगे खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने बनवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, धंगदेव चंदेल ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट है एलोरा का कैलाश मंदिर, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, और राष्ट्रकूट शासकों ने इसको बनवाया था, याद रखिएगा। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, और ययाति केसरी ने इसको बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, है कहाँ, उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, एलोरा और अजंता की गुफा किस जिले में है, उस जिले का नया नाम क्या पड़ गया है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछले क्लास में बता चुके हैं। एलोरा और अजंता की गुफा भारत के किस जिले में है और किस प्रांत में है, किस राज्य में पड़ता है, आपको बताना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें सूर्य मार्तंड मंदिर, सूर्य का मार्तंड मंदिर ये कश्मीर में है, ललितादित्य ने इसको बनाया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, गुप्त शासकों ने इसे बनाया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, तमिलनाडु में है, और पांड्य शासकों ने कुलशेखर ने इसको बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, अरावली में बिमल शाह ने बनवाया था। और कहा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर
ऋषभ देव की उसमें मूर्ति रखी है और उनकी आंखें जो है हीरे की बनी हुई है। और आप देखे होंगे कुछ लोग दिलवाड़ा के जैन मंदिर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कांची का कैलाश मंदिर, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। भारत का प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, मेहरौली में और कुतुब मीनार कैंपस में ये आज भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली में है, दक्षिण दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें इंडो सारासेनिक, याद रखिएगा इंडो सारासेनिक स्थापत्य शैली में भारत एवं यूरोपीय दोनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसमें आप देखेंगे 1911 में जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी की स्वागत में बना गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में गुजराती शैली में बना है। याद रखिएगा इंडिया गेट दिल्ली में है, जिसे 1000 सैनिकों का स्मारक के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। याद रखिएगा 1000 सैनिकों का स्मारक किसे कहा जाता है? इंडिया गेट को कहा जाता है। और जॉर्ज पंचम और मैरी की याद में स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया गुजराती शैली में मुंबई में बना था। ठीक है, क्लास लिए थे आप, बता सकते हैं कि जॉर्ज पंचम और जब मैरी आए थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उसी समय जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो इसकी घोषणा हुई थी 1911 में, और 12 में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी। और जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं के ऊपर जो है 1912 में दिल्ली बम कांड हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उसे धमेक स्फूत और जो है चौखंडी स्फूत जो है वाराणसी में है। आप जानते होंगे कि जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में हुआ था, बिहार में। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम वाराणसी में है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न जो है 4 धाम बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से माने जाते हैं। ठीक है, और आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कांस्य ढलाई कार्य। कांस्य मतलब क्या होता है? कांस्य मतलब कांसा, आप जानते होंगे कांसा, और कांसा में क्या होता है? टीन। ठीक है, टीन कितना? कांसा में टीन 10% और तांबा, ठीक है, तांबा कितना होता है? 90%। इसको मिला के कांसा बनता है। ठीक है, तो कांस्य ढलाई का कार्य हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया था। इसे द्रवी मोम विधि या लास्ट वैक्स तकनीकी भी कहा जाता है। ठीक है, सांचा बना के मोम का बाद में उसको पिघला दिया जाता था उसमें। चोल काल की नटराज प्रतिमा कांस्य ढलाई का एक उदाहरण है। कुषाण काल की मूर्तियों का यमुना नदी के तट पर मथुरा कला शैली का विकास हुआ, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बाबियान अफगानिस्तान में है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। अब देख रहे होंगे चित्रकार निहाल चंद्र द्वारा राजस्थानी चित्रकला में बनी किशनगढ़ शैली से पेंटिंग बनी ठड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। हैदराबाद की निजामशाही के प्रवर्तक चीन किलिच खां थे। याद रखेंगे आप। अवध राज्य के संस्थापक शहादत खां थे। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाया था। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद। अकबर प्रथम मुगल शासक था जिसने विश्व शांति की बात को आगे बढ़ाया। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया। पूछता स्टेटमेंट किसका है? कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया। यह कथन किसका है? तो शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट आप देखेंगे राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख युक्त सिक्के को किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। याद रखिएगा, यह प्रश्न आ चुका है। मुगल शासकों में सबसे अनपढ़ जो है अकबर था। कम उम्र में ये दिल्ली गद्दी बैठ गए थे। सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे मूर्ख बुद्धिमान शासक के नाम से भी जाना जाता है। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खा या उलूक खा था। याद रखिएगा, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख बुद्धिमान शासक इसलिए कहा जाता है कि इसने अपने जीवन में 5 ऐसे कार्य किए, 5 ऐसे कार्य जो इसने अच्छे जान के किए और उल्टा हो गया। जैसे इन्होंने क्या किया कि राजधानी परिवर्तन कर दिया। इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। दूसरा काम क्या कर दिया? वो भी सफल नहीं हुआ। अपने दोआब में कर वृद्धि कर दिया, वो भी सफल नहीं हुआ। इसने अपने राज्य में सांकेतिक मुद्रा को चलाया, वो भी सफल नहीं हुआ। खुरासान अभियान चलाया, वो भी सफल नहीं हुआ। कराची अभियान चलाया, वो भी सफल नहीं हुआ। याद रखिएगा, ये इसने एक बड़ा अच्छा काम किया था। दीवाने
को ही ये पूछा जाता है अक्सर, ये किससे संबंधित था? तो कृषि विभाग से ये संबंधित था। इसी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्ने बतूता आया था। इब्ने बतूता आया था, ये मोरक्को का यात्री था, याद रखिएगा। ये कहाँ का था? मोरक्को का था। इसने एक पुस्तक लिखा था, सफरनामा। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सफरनामा। सफरनामा या रहेला, याद रखिएगा। और ये टोटल जो है डाक पर आधारित पुस्तक थी, ठीक है। नाम क्या था इसका? सफरनामा या रहेला। इब्न बतूता किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इसे मूर्ख बुद्धिमान शासक के नाम से जाना जाता था। तुगलक वंश का शासक था ये। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। सबसे कट्टर शासक थे औरंगजेब, और ये उलेमा वर्ग के अनुसार शासन करते थे, और इनके विषय में क्लास अब आगे बताया जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे, ये पुस्तक आप चाहे तो मंगा सकते हैं। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक रजनामा के नाम से हुआ है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदामी ने किया है। पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में अनवार ए सुहेली के नाम से हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबर्नी था, याद रखिएगा। किताब हिंद नामक पुस्तक इसने लिखा था। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकारी कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए इसको। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकारी कहा जाता है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी का संबंध बांस कला से है। इनकी पुस्तक का नाम वेणु शिल्प है। खेरी गाथा प्रारंभिक बौद्ध महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली कविताओं का संग्रह है। सबसे पुरानी भाषा तमिल को माना जाता है। कहीं कहीं पुस्तकों में संस्कृत भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा। प्रमाणिक रूप से देखा जाए, वैज्ञानिक रूप से तो सबसे पुरानी भाषा तमिल को माना जाता है। भारत माता मंदिर के चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मधुबनी चित्रकला मधुबनी बिहार से संबंधित है, जिसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, और जिसमें हिंदू धार्मिक चित्रों को बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जैन संप्रदाय में मान्यता है कि ईश्वर निराकार है। जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उन्हें अस्थानकवासी कहा जाता है। सुमात्रा द्वीप के निकट शैलेंद्र शासकों ने बुरबुदूर का मंदिर बनवाया, जो बुद्ध को समर्पित है, ठीक है। अलवार व नैनार संतों द्वारा लिखी गई संकलन को तिरमुरई कहा जाता है, जिसे पांचवें वेद के रूप में भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का आजीवक संप्रदाय के जनक कौन थे? मोकलीपुत्र गौसाल थे, याद रखिएगा। यानी जो व्यक्ति सोचे कि जो भाग में लिखा रहता है वही होता है, भागवादी जो है आजीवक संप्रदाय कहे जाते हैं। इसके जनक कभी कोई पूछ देता है, जनक कौन थे? मोकलीपुत्र गौसाल। इनका जन्म गौशाले में हुआ था, इसीलिए इनका नाम गौसाल हो गया। यानी आजीवक संप्रदाय को बिहार में पहाड़ों को काटकर एक गुफा समर्पित किया गया, जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए, लेकिन उनके साहित्य पाली और संस्कृत दोनों भाषा में है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के 8 साहित्यकार को अष्टदिग्गज कहा जाता है, जो तेलुगु भाषा के महान साहित्यकार थे। सनम नामक राग अमीर खुसरो ने बनाया, जो हिंदू व ईरानी पद्धति को मिलाकर कव्वाली विकसित किए। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम व केरल का मोहिनीअट्टम देवदासी परंपरा से संबंधित एकल नृत्य है। नेक्स्ट है, साधु सन्यासियों के परिधान को चीवर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साधु सन्यासियों के परिधान को चीवर कहा जाता है। वह कश्मीर में लंबे चोगे की तरह बनाया गया ढीला ढाला वस्त्र को फीरन कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है फीरन क्या है। मुगल शासक शाह आलम द्वारा असलार ए जंग की उपाधि एंटोनी पोलियर को दी थी। वेटिकन चर्च से संत की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय देव साहेब पिल्लई थे, याद रखिएगा, केरल के थे ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वकैया हैं। लखनऊ की बेगम हजरत महल की रक्षक उदा देवी दलित स्वतंत्रता सेनानी थी। महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद का नया नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। भारतीय चिकित्सा के जनक आचार्य चरक को कहा जाता है, जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था। और इसी के साथ ही आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही इसके तीसरे भाग में। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक जरूर करना चाहिए।
लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।